आज दिन बुधवार तारीख 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। जे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी और एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा अनाउंस की गई है। इसमें रिफॉर्म इन स्कूल्स एंड इन हायर एजुकेशन की बात कही गई है। इसके एम के रूप में उन्होंने कहा है कि इंडिया एज ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म किए गए हैं। 10+2 बेस सिस्टम जो उसका पैटर्न सारा बदला गया है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी रिफॉर्म किए गए हैं और यहाँ तक कि हायर एजुकेशन भी काफ़ी हद तक बदल दी गई है। फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और यहाँ तक के गवर्निंग बॉडीज़ तक भी चेंज कर दी गई है। इसी के बारे में हम सारा विस्तार से जानेंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट रखा गया है और उनके जो मिनिस्टर हैं उसे एजुकेशन मिनिस्टर कहा गया है। इस तरह से काफ़ी भारी बदलाव जो है एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, जो नई पॉलिसी के अंतर्गत रखे गए हैं। जिक्र योग है कि सन 1986 में श्री राजीव गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय नई एजुकेशन पॉलिसी रखी गई थी। उसके बाद 1992 में 1992 में नरसिम्हा राव जी द्वारा कुछ माइनर रिफॉर्म्स एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किए गए थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक किसी तरह का भी कोई बदलाव जो था एजुकेशन पॉलिसी में नहीं रखा। ये पूरी तरह से एक नई एजुकेशन पॉलिसी एक नए रिफॉर्म के साथ रखी गई है। तो इसी के बारे में सारा जानेंगे आगे। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ मुख्य पहलुओं को समझने के साथ साथ हम देखेंगे कि स्कूली स्तर पर क्या भारी बदलाव किए गए हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के ऊपर क्या बदलाव हुए हैं और आईटी या तकनीकी एजुकेशन के अंदर किस ढंग से क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2025 तक एटलीस्ट 50% लर्नर्स थ्रू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स विद वोकेशन एजुकेशन का एम जो है इसमें रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो बैग्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम करने की बात रखी गई है और इसी के साथ साथ प्री स्कूल सेक्शंस की बात की गई है, प्री प्राइमरी की बात खास तौर पर रखी गई है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ खास ध्यान दिया गया है। एनसीसी विंग की बात रखी गई है। सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर रखी गई है और इसी के साथ साथ डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स जो हैं SC ST और BC स्टूडेंट्स के लिए उसमें कुछ एक्सपेंड किया गया है और फ्री स्कॉलरशिप की मात्रा जो है बढ़ाई गई है। इसी तरह से टीचर्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस 4 इयर्स B.Ed डिग्री रखी गई है। इसके अलावा भी मेजर पहलू के बारे में बात करने के साथ साथ सबसे पहले हम स्कूलिंग लेवल की जो चेंजेस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 10+2 स्ट्रक्चर खत्म किया गया है और उसके स्थान पर 5+3+3+4 यानी कि 15 ईयर स्ट्रक्चर जो है रखा गया है। पहले 5 ईयर की अगर बात करें, 3 इयर्स फॉर प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें जोड़ी गई हैं। इस टाइम पीरियड को फाउंडेशन टाइम पीरियड कहा गया है और इसमें प्ले वे स्टडी की बात कही गई है। आगे जो हम 3 इयर्स की बात कर लेते हैं वो हमारा जो है 3rd क्लास से 5th क्लास तक जो है रखी गई है। बट अब इसमें ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ साइंस, SST और कुछ अलग और विषयों को भी इसके साथ जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत बच्चे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि 5th लेवल तक ये बात रखी गई है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में जो है पढ़ाई वो कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी के लिए कोई कंपल्शन है। नेक्स्ट जो 3 इयर्स हैं वो 6th, 7th और 8th क्लास के लिए रखे गए हैं। इस टाइम पीरियड को मिडिल स्टेज कहा गया है, लेकिन इसमें भारी बदलाव है।
इसके अंतर्गत बच्चा अब कोडिंग सीख ले सकता है और स्किल्स काम के लिए स्किल वर्कर के साथ या प्रोफेशनल के साथ डील कर सकता है और इसके अलावा इंटर्नशिप भी ले सकता है। तो रिसर्च संबंधी बेसिक्स जो हैं वो 6 to 8 वो बड़ी आसानी के साथ सीख सकता है। सो जो अगले 4 साल हैं वो 9th to 12th के लिए हैं और इसके अंदर एक भारी रिफॉर्म ये है कि अब आप स्ट्रीम के साथ बंधे हुए नहीं हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हैं आर्ट्स लेने के लिए या साइंस लेने के लिए। अब साइंस का बच्चा भी कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट सीख सकता है और आर्ट्स का बच्चा भी साइंस संबंधी सब्जेक्ट जो है ले सकता है। बट इसके लिए एक पर्टिकुलर पूल बना दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट साइंस के साथ जुड़ेंगे और कौन से सब्जेक्ट आर्ट के साथ जुड़ेंगे। बट ये क्लियर है कि अब स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। सो स्कूलिंग स्तर की अगर बात करें तो अब 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। सो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ये है कि बच्चा अब अपनी खुद की इवैल्यूएशन भी उसमें जो है वो दे रहा है और यहाँ तक कि अपने कोलीग्स की का नज़रिया जो उसके प्रति है वो भी उसमें वो रख रहा है अपने अध्यापकों के विश्लेषण के साथ साथ। सो एक तरह से जो है रिपोर्ट कार्ड जो है अब वो ज़्यादा व्यापक और बड़ा हो गया है। सो स्कूली स्तर पर बात करें तो अब स्कूल और कॉलेजेस अपनी मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे, उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो जो है पूरी तरह से फिक्स्ड कर दिया गया है। सो स्कूल एजुकेशन के कुछ और पहलुओं के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हायर एजुकेशन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम कॉलेज के स्तर की बात करें तो दो मुख्य बातें इसमें निकल कर सामने जो है वो आ रही हैं। सो पहली बात है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट और दूसरी बात है नो स्ट्रीम्स। सो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब है कि अब स्टूडेंट्स पूरी तरह से फ्री हैं कि वो जब भी चाहें जिस साल में भी चाहें उस कोर्स से संबंधी जो है पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उनको नुकसान होगा। अगर वो 1 साल का कोर्स करके छोड़ रहे हैं तो उनको 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 ईयर कोर्स करके छोड़ रहे हैं तो 2 ईयर डिप्लोमा मिलेगा। सो अगर वो 3 ईयर कोर्स करके छोड़ रहे हैं सो उनको 3 ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और इसी ढंग से अगर वो 4 ईयर तक चलते हैं तो देन वो जो है रिसर्च सर्टिफिकेट लेंगे। अब एमफिल का प्रोविज़न बीच में से हटाया गया है, आप डायरेक्ट आगे जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पीएचडी में जा सकते हैं। एक मेजर कंसेप्ट जो हायर एजुकेशन में रखा गया है वो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। मतलब कि एक बच्चा अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज अप्लाई किया हुआ है, एक से ज़्यादा कोर्सेज वो एक साथ कर रहा है, बट वो फाइनल डिग्री पर्टिकुलर किसी खास स्ट्रीम में लेना चाह रहा है, तो अब उस डिग्री में उसके पिछले कोर्सेज के जो क्रेडिट्स हैं या बेनिफिट हैं वो उसमें वो डिग्री में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से उस स्टूडेंट्स को जो है एक तरह से बेनिफिट जो है वो रहेगा। सो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन रहेगा। वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बट एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि आईआईटी में अब सिर्फ उनके कोर्सेज से संबंधित स्टडी नहीं करवाई जाएगी, बल्कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटी के विषय भी जो है उसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी में आपने एडमिशन ले ली है तो उसी से संबंधित पर्टिकुलर कोर्स की ही जानकारी आपको हो पाएगी और आप व्यवहारिक ज्ञान से अछूते रह जाएंगे। सो ऐसा नहीं है, अब आप आर्ट्स संबंधी जो आपका जहाँ भी इंटरेस्ट है उससे संबंधी ज्ञान भी उस कोर्स के साथ साथ आप ले पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 5वीं तक मातृभाषा में ही स्टडी की बात कही गई है, जिसको प्रेफरेबल उन्होंने 8th क्लास तक कहा है। पर इसके साथ साथ संस्कृत जो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम से लगभग आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, उसके संबंधी भी विशेष ध्यान जो है वो दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मेजर रिफॉर्म में एक बात रखी गई है कि मल्टीपल गवर्निंग बॉडीज के स्थान पर एक ही कमीशन रख दिया गया है जिसका नाम HECI मींस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। सो इसके साथ जो सहायक बॉडीज रखी गई हैं वो 4 रखी गई हैं। अब ये सारे के सारा जो है एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करेंगे एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के। सो जो 4 इंडिपेंडेंट
वर्टिकल बॉडीज रखी गई हैं वो हैं, पहली है NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलराइजेशन, सेकंड है GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल और ये है फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, थर्ड है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये फंडिंग के लिए है, और चौथी है NAC नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर एक्रीडिएशन। राज्यों को इस बात के लिए इनकरेज किया जाएगा कि वह बाल भवन का निर्माण करें। ये एक तरह से स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होंगे जिसमें आर्ट, प्ले और करियर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करवाई जाएंगी। सो मेन प्रमुख बात है कि अब एजुकेशन के ऊपर GDP का 1.7% ना होकर 6% GDP का हिस्सा जो है नई एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। अब बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को भी कम किया गया है क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है साल में ट्वाइस यानी कि 2 बार ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव तौर पर होंगे। सो अगर बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं और वो चाहता है कि अपने वो स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करे, जहाँ इस ढंग से वो अपने मार्क्स को बढ़ा ले के फर्दर वो आगे बढ़िया कोर्सेज में दाखिला ले सके, तो स्टिल उसके पास अब प्रोविज़न रहेगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है जिसके अंतर्गत हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है रखा गया है, ये बच्चा दे सकता है। इंस्टेड ऑफ एनुअल एग्ज़ाम, एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे और 2 तरीकों से होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव वे। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल जी द्वारा कहा गया है कि अर्ली एजुकेशन मींस एज अप टू 8 तक जो है वो NCERT के अंतर्गत रहेगी। इसी ढंग से हायर एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर अमित खैरे द्वारा ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है लगभग 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज को दी गई हैं। इन सभी के अलावा कंटेंट और कोर्सेज के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया है और ख़ास बात इसमें रखी गई है कि ये रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी होंगे, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं। इसके अलावा इंडिया एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच इंस्टीट्यूट होस्टिंग विद द फॉरेन स्टूडेंट विल सेटअप किए जाएंगे। सो इस ढंग से एक भारी रिफॉर्म जो है एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत किए गए हैं। सो नई नई जानकारियों के लिए, एजुकेशन से जुड़े हुए नए नए न्यूज़ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।